हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ठेका लागत निर्धारण की इस क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि ठेका क्या होता है, ठेका खाता या कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ठेकेदार के पुस्तकों में कैसे बनाया जाता है, अपूर्ण ठेके होते हैं उन पर लाभ ले जाने के विभिन्न क्या नियम हैं, लेखा मानक 7 के क्या प्रावधान है, इन सब बातों को हमने विस्तृत रूप से समझा था। आज हम एक व्यवहारिक प्रश्न न्यूमेरिकल क्वेश्चन से ठेका खाता बनाना समझेंगे कि कैसे वैल्यूज दी हुई होती है और हमें कैलकुलेशन कैसे करनी है और ठेका खाता में कैसे वैल्यूज को प्रदर्शित करना है। एक प्रश्न है आपके सामने है ये बोर्ड पर कि एक ठेकेदार ने ठेका लिया और ठेके का मूल्य था 10 लाख रुपया। भुगतान जो किया जाना है उसका 80% प्रमाणित कार्य का, जो वर्क सर्टिफाइड होगा ठेकेदाता के शिल्पकार के द्वारा, उसका 80% प्राप्ति नकद में अपने को होगी, ठेकेदार को होगी। अपने को डिटेल दी हुई है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की। मटेरियल की कॉस्ट है इन वर्षों का जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। ऐसे ही वेजेज की कॉस्ट को डेबिट कर देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को डेबिट कर देंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डेबिट कर देंगे। वर्क सर्टिफाइड दे रखा है यहाँ पर, देखिए फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में ये 10 लाख हो गया, इसका मतलब ठेका मूल्य भी 10 लाख था, तो तीसरे वाले वर्ष में ये ठेका कंप्लीट हो गया है, पूर्ण हो गया है। उससे पहले ये अपूर्ण ठेका कहलाएगा, फर्स्ट ईयर के एंड में भी और सेकेंड ईयर के एंड में भी। वर्क अनसर्टिफाइड भी दे रखा है। दोनों में क्या अंतर है कि दोनों ही यूं तो WIP अकाउंट के पार्ट है, वर्क इन प्रोग्रेस या निर्माणाधीन या चालू कार्य के भाग है, लेकिन जो वर्क सर्टिफाइड है जो आर्किटेक्ट के द्वारा, ठेकेदाता के आर्किटेक्ट के द्वारा ठेका मूल्य के रूप में प्रमाणित किया गया है, अतः ये वैल्यू है, इसमें लागत और लाभ दोनों शामिल हैं। प्लांट इशू किया गया है, डेबिट करेंगे फर्स्ट ईयर में 14,000 रुपए से, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में नहीं है क्योंकि नीचे आगे देखिए एक लाइन छोड़कर प्लांट एट साइट दे रखा है, तो वो प्लांट एट साइट कंटिन्यू होगा, एट साइट है तो वहीं पड़ा रहेगा, तो अगले साल वो वापस डेबिट में आ जाएगा। मेटेरियल एट साइड है तो ये प्लांट एट साइड और मेटेरियल एट साइड दोनों को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट पक्ष में हमें दिखाना है। तो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाए फर्स्ट ईयर का, तो डेबिट पक्ष में खर्चों को बतला दीजिए। टू मटेरियल 1,20,000 रुपए का, ऐसे ही टू वेजेज 1,10,000 रुपए का, और टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां से लीजिए 5,000 रुपए का। फिर उसके बाद में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी खर्चा दे रखा है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पहले वर्ष में है 2,000। हर वर्ष का अलग अलग खाता बनाना, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो सेकेंड ईयर का खाता बनेगा, सेकेंड ईयर का कंप्लीट हो जाएगा तब थर्ड ईयर का खाता अपने को बनाना है। फिर डेबिट पक्ष में लिखने वाली मदों में टू प्लांट जो इशूड किया गया है, प्लांट एट कॉस्ट होता है, शुरू में जो डाला है वो, ये 14,000। अब देखिए मटेरियल एट साइड जो बच गया है मटेरियल, उसको क्रेडिट पक्ष में दर्शाइए बाय मटेरियल एट साइड। अगले वर्ष ये वापस काम आ जाएगा, तब जब सेकेंड ईयर का अकाउंट बनाएंगे तो यही मटेरियल एट साइड डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस की तरह प्रदर्शित हो जाएगा, 2,000 रुपया। फिर ऐसे ही प्लांट एट साइड बतला रखा है, तो बाय प्लांट एट साइड वो है 11,200 रुपया। शुरू में प्लांट कितने का था, 14,000 रुपए का डेबिट किया है और क्रेडिट पक्ष में 11,200, इसका मतलब 2,800 रुपए का डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट हुआ। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन है प्लांट का। अगर हमें डेप्रिसिएशन की रेट दे रखी होती तो हम डेप्रिसिएशन की रेट के आधार पर कंप्यूटेशन कर सकते थे। अगर हमें ये पहले 2 सालों का प्लांट एट साइड नहीं दे रखा होता तो हम स्ट्रेट लाइन मेथड अपना लेते, कैसे कि जो प्लांट इशूड है कॉस्ट है वो 14,000 और उसमें से स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द लाइफ वो होता 3,000 रुपया, अंतर जो करते वो 11,000 रुपया, ये
वैल्यू कंज्यूम्ड है, ये टोटल डेप्रिसिएशन है ऑफ द 3 इयर्स, इसमें 3 का भाग दे देते तो 1 साल का डेप्रिसिएशन आता और उसको डेप्रिसिएशन को हम सीधा यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते थे। फिलहाल अपने को चूंकि प्रत्येक वर्ष के अंत में मटेरियल प्लांट एट साइट दे रखा है तो वो वैल्यू यहाँ पर हमने दर्शा दी है। इसके बाद में प्रश्न में दे रखा है, देखिए बाई वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड ये दोनों WIP अकाउंट में लिखे जाएंगे। WIP अकाउंट में देखिए वर्क सर्टिफाइड इनर साइड में लिखिए 2,35,000 रुपए और वर्क अनसर्टिफाइड ये है 2,800। तो आउटर कॉलम में इनका योग हो जाएगा 2,37,800। ये चालू कार्य है जिसमें वर्क सर्टिफाइड वैल्यू पर है, यानी कि वैल्यू का मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इसमें शामिल है क्योंकि ये ठेके मूल्य के रूप में व्यक्त किया जाता है। और वर्क अनसर्टिफाइड है, ये लागत के रूप में है जो एक लागत कॉस्ट इनकर की है आफ्टर द सर्टिफिकेशन, प्रमाणित होने के कार्य के बाद में जो कुछ दिन बचते हैं या कुछ समय बचता है उस अवधि में कार्य की लागत है, ये हमेशा कॉस्ट पर होती है। तो डेबिट और क्रेडिट साइड का योग हम करें, नोशनल प्रॉफिट ज्ञात करें उससे ठीक पहले या उसके ठीक बाद में आप चाहें तो वर्क सर्टिफाइड का प्रतिशत अपन निकाल लें। प्रतिशत अपने को निकालना है कि वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितना प्रतिशत है ताकि कि अपूर्ण ठेके पर लाभ कितना ले जाया जाए ये तय किया जा सके। तो 2,35,000 रुपए वर्क सर्टिफाइड है और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अपने को ऊपर ही ऊपर दे रखा है ये 10 लाख। इसका मतलब ये हुआ ये 23.5% है एंड इट इज लेस देन 25% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठेका मूल्य के 25% से कम होने के कारण लाभ की कोई राशि इस वर्ष लाभानी खाते में नहीं ले जाई जाएगी और अगर कोई नोशनल प्रॉफिट है तो वो WIP रिजर्व में ही रख लिया जाएगा। टोटल हम कर लें दोनों पक्षों का। अभी दोनों ही पक्षों का योग बराबर है इसलिए ना लाभ है ना हानि है। अगर यहाँ पर लाभ होता भी तो वो WIP रिजर्व में हम रख लेते हैं उसको। तो इसके बाद में दूसरे साल का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे अपने को, इस बार सेकेंड ईयर का। तो क्या खास बात होगी, ये जो मटेरियल एट साइट है, ये जो प्लांट एट साइट है, ये जो WIP है, ये पहले यहाँ पर डेबिट होंगे। सबसे पहले मैं ले रहा हूं WIP का निर्माणाधीन कार्य या चालू कार्य टू WIP अकाउंट एट द बिगिनिंग। वर्क सर्टिफाइड 2,35,000 रुपए और वर्क अनसर्टिफाइड 2,800, दोनों का योग आउटर कॉलम में 2,37,800। अगर यहां पर मटेरियल एट साइड, अगर ये हमने ले लिया इधर, अगर यहां पर पहले वाले साल में WIP रिजर्व लिखा हुआ होता तो वो इसमें से माइनस करके आउटर कॉलम में हम वैल्यू WIP की लिखते। फिर ऐसे मटेरियल एट साइड और प्लांट एट साइड इन दोनों को लेके आइए। टू मटेरियल एट साइड 2,000 रुपए, टू प्लांट एट साइड 11,200 रुपया। और फिर इस साल की जो कॉस्ट लगी है वो इसमें लिख दीजिए, जैसे कि टू मटेरियल दे रखा है, सेकेंड ईयर का लेना है अपने को 1,45,000। और फिर उसके बाद में वेजेस को ले लीजिए, टू वेजेस सेकेंड आइटम है ये। वेजेस का अमाउंट है 1,55,000 सेकेंड ईयर का। फिर उसके बाद में डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दोनों, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रेस्पेक्टिवली 17,000 एंड 2,600, 17,000 और 2,600। फिर प्लांट हम पहले ही यहां पर आ गया, सेकेंड ईयर में प्लांट की वैल्यू दे भी नहीं रखी है। दोनों साइड पर जो बचे हुए हैं तो
बाई मटेरियल एट साइट एंड बाई प्लांट एट साइट। वैल्यू बदल जाएगी, प्रश्न में सेकेंड ईयर की वैल्यू लेके आना है। मटेरियल एट साइट इज 5000 एंड प्लांट एट साइट इज 7000। तो मटेरियल कुल मिला के कितना कंज्यूम होगा और ये पूछा जाए तो 2000 का तो पिछले वर्ष का, इस बार का 1,45,000, तो 1,47,000 हो गया और उसमें से 5,000 कम कर दीजिए, यानी कि 1,42,000 रुपए का मटेरियल कंज्यूम हुआ ड्यूरिंग सेकेंड ईयर। सिमिलरली प्लांट में डेप्रिसिएशन कितना हुआ, तो प्लांट एट साइट जो ओपनिंग बैलेंस के रूप में आया है वो है 11,200 और फिर यहाँ पर 7,000 इसमें से अगर अपन माइनस कर दें तो 4,200 रुपए डेबिट हुआ है वो डेप्रिसिएशन के नाम का। फिर इसके बाद में आप यहां पर लिखिए बाई WIP अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस, जिसमें वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड दोनों लिखे जाएंगे। वर्क सर्टिफाइड अपने को दे रखा है सेकेंड ईयर में 7.5 लाख रुपए का और अनसर्टिफाइड अपने को दे रखा है 8,000 रुपए का। तो आउटर कॉलम में टोटल WIP हो गया 7,58,000। दिस इज द वैल्यू ऑफ WIP, this is the value of WIP, it is not cost, it is value of the WIP। तो दोनों पक्षों का योग अपने को अब चाहिए, एक लाइन छोड़ के करें, योग कर लें तो ये 7,70,000 रुपया, इधर भी 7,70,000 रुपया लिखना है और इसमें से यहां तक का योग है उसको माइनस करना है। तो ये जो टोटल है यहां से यहां तक की मैं इधर लिख रहा हूं, एक और 5,70,600, ये वाला यहां से यहां तक का जो डेबिट वाला वैल्यू है 5,70,600 और WIP को छोड़ दें अगर तो उस साइड में जो वैल्यू है वो है 12,000 रुपया। 12,000 रुपए इसमें से अगर हम कम कर दें तो 5,58,000, इससे बोलते हैं कॉस्ट टू डेट, अब तक की, इस तारीख तक की लागतें, इसको नेट कॉस्ट भी बोलते हैं। तो ये कॉस्ट अपनी निकली इस सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर तक कुल मिला के जो लागत लग चुकी है वो इतनी लागत लग चुकी है सेकेंड ईयर तक, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, क्योंकि WIP में फर्स्ट ईयर की कॉस्ट आ चुकी है यहां पर। इसको अगर इसमें से हम देखिए यहां तक की वैल्यूज लेगी, इसको समझने की बात है, यहां तक ये ऊपर की इनके डिफरेंसेस लिए हैं तो वो यहां पर आ गए। अब इसमें से अगर ये कॉस्ट पर होता है वर्क अनसर्टिफाइड, तो अगर इसमें से मैं 8,000 कम कर दूं, वर्क अनसर्टिफाइड की जो कॉस्ट है वो कम कर दी जाए, तो ये जो बचा है 5,50,600, ये जो 5,50,600 है ये कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड रह गई। ये कॉस्ट टू डेट, ये थी कॉस्ट ऑफ WIP। इसमें से आप अनसर्टिफाइड की कॉस्ट को कम कर दें, कॉस्ट में से कॉस्ट को, तो ये कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड रहेगा। वैल्यू कितना है ये रहा और कॉस्ट कितना है ये रहा। वैल्यू में लिखता हूं 7,50,000 वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड और कॉस्ट है 5,50,600। अगर हम इसका अंतर कर लें 400, 1,99,400, ये नोशनल प्रॉफिट। इस तरीके से हम टेक्निकली इस तरीके से नोशनल प्रॉफिट कंप्यूट कर सकते हैं। और बाकी क्या करें, इस पक्ष का योग ले चुके हैं, इसमें से ये जो टोटल है 5,70,600, ये जो टोटल है अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी नोशनल प्रॉफिट यहां पर आ जाएगा। इनका डिफरेंस अगर अपन कर लें 770 का और 5,70,600 का, तो ये भी आता है 1,99,400। तो दोनों ही तरीके से हमें कंप्यूट करना आना चाहिए, खाते के माध्यम से भी और सूचनाओं के माध्यम से भी। कभी कभी आपके पास में सूचनाएं होती हैं सवाल में, तो उससे भी हमें कॉस्ट और नोशनल प्रॉफिट निकालना आना चाहिए। इस प्रकार से इसको आप ध्यान में रखें। अब बात है कि
जो ये नोशनल प्रॉफिट आया है इसमें से कितना भाग लाभ हानि खाते में ले जाया जाए। तो इसका अगला हिस्सा था बाई नोशनल प्रॉफिट, ये यही वैल्यू इधर आएगा 1,99,400। प्रश्न में कोई विशेष बात कह रखी है तो उसको ध्यान में रखना है, और नहीं तो हमें खुद तय करना है नियमों के आधार पर इसमें से कितना भाग WIP रिजर्व में ले जाया जाए और कितना भाग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए इस वर्ष का लाभ मानते हुए। और उसके लिए हमें क्या करना है, पहले वर्क सर्टिफाइड का प्रतिशत निकालना है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के ऊपर, और वर्क सर्टिफाइड है 7.5 लाख रुपए, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 10 लाख रुपया। प्रतिशत में इसको व्यक्त करें, देन वी कैन से वर्क सर्टिफाइड इज 75% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। और रूल क्या है ऐसी स्थिति में कि यदि प्रमाणित कार्य 50% या ज्यादा परंतु कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 90% से कम हो तो नोशनल प्रॉफिट का 2/3 कैश रिसीव्ड और वर्क सर्टिफाइड के अनुपात में लाभ हानि खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस 75% के कारण जो 25 से 50% में आता है, हम P&L अकाउंट में ले जाई जाने वाली राशि ऐसे तय करेंगे। नोशनल प्रॉफिट, आई एम नॉट राइटिंग फार्मूला, आई एम टेकिंग डायरेक्टली वैल्यू नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 2/3, क्योंकि वर्क सर्टिफाइड 25% या ज्यादा है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का, लेकिन 50% या ज्यादा है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का लेकिन 90% से कम है, तो 2/3। कैश रिसीव्ड है सीधा दे रखा है 80%, आप 80% लिख सकते हैं, इसको 80/100 लिख सकते हैं क्योंकि ये प्रमाणित कार्य है। और आप चाहें तो कैश रिसीव्ड अगर राशि में दे रखा हो तो ऊपर कैश रिसीव्ड की राशि और नीचे वर्क सर्टिफाइड की राशि 7.5 लाख रुपए लिख सकते हैं। इस प्रकार से अगर अपन ये लाभ हानि की P&L अकाउंट की गणना करेंगे तो यह आएगा 1,06,347। इसको यहां पे लिख लीजिए। और बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो WIP रिजर्व कहला जाएगा, ये हो जाएगा 93,053। तो इस प्रकार सेकेंड ईयर पूरा हो गया। ऐसे ही अब अपने को थर्ड ईयर का कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, तो यहां पर सेकेंड ईयर की जगह पर थर्ड ईयर। क्या खास बात कि जो सेकेंड ईयर का WIP है वो सबसे पहले यहां पर आएगा, लेकिन सेकेंड ईयर में देखिए WIP रिजर्व भी है तो इसको माइनस भी करना है अपने को। फिर मटेरियल एट साइड और प्लांट एट साइड यहां से लेके आएंगे। तो वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड यहां से 7,50,000, 8,000, 7,58,000 और इसमें से WIP जो रिजर्व है यहां से ये 93,053, इसमें से माइनस अगर अपन कर देंगे तो 664,947 WIP कहलाएगा एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। ये चालू कार्य ऑलरेडी है हमारे पास में और इसके ऊपर नई लागतें हम लगा के इस काम को पूरा करेंगे। फिर ऐसे ये जो मटेरियल एट साइड और प्लांट एट साइड पिछले साल सेकेंड ईयर के एंड में जो था वो यहां पर आ जाएगा। मटेरियल एट साइड ये बिगिनिंग वाला 5,000 और 2 प्लांट ये 7,000। ये पिछले साल के अंत के वैल्यूज थे वो यहां पर हम लेके आ गए। इस प्रकार से ये सेकेंड ईयर की वैल्यूज मैंने हटा दी है। इसके बाद में जो काम प्रारंभ किया गया वो थर्ड ईयर में प्रारंभ किया गया और जो लागतें लगाई वो यहां पर प्रश्न में दे रखी हैं, उनको डेबिट कर दीजिए। 2 मटेरियल्स, 2 वेजेज, 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये क्रमशः 4 वैल्यूज अपने को दे रखी हैं। 2 इनडायरेक्ट
expenses respectively 84,000, wages is 1,10,000, direct expenses amounted to rupees 6,000 and indirect expenses 500 रुपीज। तो ये सारी कॉस्ट हमने यहां पर लिख दी। फिर मटेरियल एट साइट जो बचा हुआ है मटेरियल वो है 8,000 रुपए का, और प्लांट एट साइट जो बचा हुआ प्लांट है वो है 3,000 रुपए का। तो प्लांट 7,000 में से 3,000 का बच गया, इसका मतलब डेप्रिसिएशन डेबिट हो गया 4,000 रुपए से। इस प्रकार से इसको हम तय करते हैं। और अब देखिए यहां पर हम WIP अगर लिखना चाहें तो नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि WIP में वर्क सर्टिफाइड 10 लाख रुपीज है और 10 लाख ही कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस भी है। तो जब ये दोनों बराबर हो गए इसका मतलब ठेका पूरा हो गया, और जैसे ही ठेका पूरा हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट हैंडओवर कर दिया जाएगा ठेकेदाता को, और ठेकेदाता से हम राशि मांगेंगे कि कुल मिला के इतना रुपया हमें दीजिए, वो हमारे एसेट बन जाएगी। तो बाई कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट कितना रुपया 10 लाख रुपया। कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट अगर इसमें से कैश रिसीव्ड हो गया है, जैसा कि अपने को कह रखा है 80% प्रमाणित करेगा, तो शेष जो पैसा है वो ड्यू रह जाएगा, जो उससे हमें लेना बाकी रहेगा। इसलिए ये एसेट साइड में प्रदर्शित होता रहेगा कॉन्ट्रैक्टी का नाम। और अगर प्रश्न में दे रखा है कि ठेका पूरा होते ही संपूर्ण पैसा प्राप्त हो जाएगा, तो फिर इसमें से कैश रिसीव्ड को घटाएंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, जो बैलेंस शीट में चली जाएगी। फिलहाल यहां पर आप इसका योग करें तो 10,11,000, इधर भी 10,11,000, और इसका जो बैलेंस निकालें, पहले मैं बैलेंस निकाल रहा हूं फिर बोलते हैं कि ये क्या चीज है। बैलेंस इनका योग कर लें, अगर डेबिट साइड का अगर इन सारी वैल्यूज को जोड़ लें और क्रेडिट में से 10,11,000 में से घटा दें तो 1,33,553 रुपए ये वैल्यू आया, जो पिछले साल सेकेंड ईयर में आपने नॉशनल प्रॉफिट के नाम से लिखा था, लेकिन वहां पर कार्य अपूर्ण ठेका था इसलिए ऐसा हुआ। अब ठेका पूरा हो गया क्योंकि कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट को यहाँ पे दर्शाया है, तो ये सारी की सारी राशि P&L अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। अब कोई नियम नहीं है, सिर्फ जो बैलेंसिंग फिगर बचा वो ही यहाँ पर सीधा ही क्रेडिट हो जाएगा P&L अकाउंट में। अगर अब अपने को पूछा जाए कि ठेके की कुल लागत कितनी आई, तो हम ये कहेंगे कि दो तरीके हैं ज्ञात करने के। एक तरीका तो ये रहा कि 10 लाख में से 1,33,553 घटा दें तो डिफरेंस जो है वो ठेके की कुल लागत होगी। अगर अपन दूसरी वाली साइड से चले तो इन दो वैल्यूज को छोड़िए और उससे ऊपर देखिए इसका और इनका अंतर। अगर आप इनका अंतर कर लेंगे तो ये भी ठेके की लागत को बताएंगे, दोनों ही सेम वैल्यू होगी। अभी हमने सेकेंड ईयर में इसी तरीके की कैलकुलेशन की थी। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया जाता है। प्लान को विशेष ध्यान में रखें, WIP और नॉशनल प्रॉफिट को ध्यान में रखें, क्योंकि इसके आधार पर अपूर्ण ठेका जब तक है तब तक लाभ के नियम के आधार पर वो जाएगा। अगर प्रश्न में कोई स्पेसिफिक नियम कह रखा है कि इस आधार पर संचय में राशि ले जानी है, तो फिर P&L अकाउंट का जो हमारा नियम है वो नहीं लगाएंगे। और प्रश्न में अगर संचय में राशि ले जाने की बात कुछ कही गई है तो उतना भाग हम पहले संचय में ले जाएंगे, WIP रिजर्व में रखेंगे और बैलेंसिंग फिगर P&L अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो प्रश्नानुसार सूचनाओं को इस प्रकार से अपने को समायोजित खाते में करना है। धन्यवाद।